हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये बॉन्ड बनता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे उपसहसंयोजी बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनता कैसे है? तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? पहला, स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परमाणु हो या फिर कोई भी अणु हो, चाहे कोई एटम हो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, उसको स्टेबल होना है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए वो किसी न किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए उस स्टेबिलिटी के लिए या तो वो डोनर के रूप में काम करता है या फिर वो एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। डोनर मीन्स दाता हो जाएगा एंड एक्सेप्टर मीन्स क्या हो जाएगा? ग्राही। तो यहाँ पे डोनर या एक्सेप्टर के रूप में काम करता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे डोनर या एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा किसके लिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम अनपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 नाइट्रोजन का 1:2, 2:2, 2p3। अब इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 2 3। तो क्या होगा, एस के इस पेयर इलेक्ट्रॉन को हम इधर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंस नहीं है। तो जब इसको हम अनपेयर्ड नहीं कर सकते तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा डबल डॉट से। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ पे एक डोनर के रूप में काम करेगा और एक एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। यहाँ पे हम बात करें अमोनिया और BF3 के बारे में, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो अमोनिया का सेंट्रल एटम जो होता है वो नाइट्रोजन है, जबकि बोरान ट्राइफ्लोराइड का सेंट्रल एटम यहाँ पे बोरॉन है। अब यहाँ पे ये डोनर के रूप में काम करेगा जबकि एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। ये किसके लिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे करेगा? तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या होती है? हाई होती है, इसीलिए वो डोनर के रूप में काम करेगा। लेकिन क्यों हाई होगा? तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसको वो आसानी से डोनेट कर सकता है। जबकि यदि हम बात करेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा? बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो कौन सा है? तो फ्लोरीन है। यहाँ पे क्या होगा कि बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो बोरॉन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगी किसमें? बोरॉन पे। और जब बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तब इस कंडीशन पे क्या करेगा? वो NH3 के नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आसानी से खींच सकता है, अपने अंदर आसानी से रख सकता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा जबकि ये डोनर के रूप में काम करेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए डोनर के रूप में काम करेगा। BF3 में बोरान पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है तो उसको लेके अपने अंदर ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। पहला ये कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सेंट्रल एटम, मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, जबकि एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए, तभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। दूसरी बात, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए, तब कहीं जा कर के वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनर के रूप में काम करेगा, क्योंकि जब तक डोनर नहीं होगा एक्सेप्टर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए डोनर कब होगा, जब उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेगा। अब दोनों शर्तें हमने देख ली, आते हैं अब इसके गुण पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो क्या होगा, पहला सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, किसी अद्रव्य विलायक में ये आसानी से विलय हो सकता है, क्योंकि इसका नेचर जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही होता है। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होते हैं और ना ही कोई आयन प्रेजेंस होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही आसानी से सॉल्युबल होते हैं। अब सेकंड मैंने लिखा हुआ है डायरेक्शनल बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी न किसी डायरेक्शन पे प्रेजेंस होते हैं, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे। तो किसी न किसी एक्सिस पे प्रेजेंस होने के कारण से ही यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड, यानी कि दैसिक बंध कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा हुआ है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इस पर मेरे अलग से वीडियो हैं, बहुत ही इजी वे में है, आप लोग देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल होते हैं, इन संकुलों में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें भी बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में कम होती है, आयनिक बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं इनके भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती है। आसानी से ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है और आसानी से लिक्विड से ये वेपराइज हो सकता है, बॉयल हो सकता है। तो इस तरह से इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बार बार देखिए इसको, इसका नोट्स बना लीजिए, मैंने पहले से लिख दिया हुआ है इसको। और जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे वीडियो से अपडेट होते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।